वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। और हम लोग एंजाइम पढ़ रहे थे, तो उसी को और आगे बढ़ाएंगे आज हम लोग। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, दो टॉपिक हमने पढ़ा था एंजाइम के बारे में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था, और दूसरा जो है हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, जो हमने शुरू किया था। तो फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी में हमने 4 फैक्टर्स हमने बताए थे, पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इनहिबिटर्स। उसमें से हमने पीएच पे, टेम्परेचर पे और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे बात कर चुके हैं। और आज हम लोग रोल ऑफ इनहिबिटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से इनहिबिटर्स जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले इनहिबिटर्स का रोल जानने के लिए हमें पहले इनहिबिटर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इनहिबिटर्स एक्चुअली मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर समझाते हैं। इनहिबिटर्स आर केमिकल सब्सटेंस which inhibit the enzyme activity. ठीक है, तो इनहिबिटर नाम से ही आपको पता चलता है कि ये क्या करेगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करेगा। ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, तो दो एग्जांपल हम लोग लेंगे कि इनहिबिटर्स के रोल के बारे में। दो एग्जांपल लेके हम लोग पूरा इनहिबिटर्स का रोल समझेंगे। ठीक है, जो है हम लोग यहाँ पे दो तरह का पढ़ते हैं। एक जो है होता है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा होता है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर तो आपको समझ में आ गया, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। ठीक है, चल, तो इसमें कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं कॉम्पिटिटिव को रहने देता हूं, नॉन कॉम्पिटिटिव मिटा देते हैं, फिर दोनों को एक साथ भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का क्या मतलब होता है। एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि कंपटीशन होगा। तो आप जानते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो कैसा है, रिएक्शन के लिए एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, और एंजाइम अगर है तो सबस्ट्रेट भी होगा, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा मान के चलो कि सबसे ये है आपका एंजाइम, और एक सबस्ट्रेट मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट के बारे में बार-बार बात करता हूं, थोड़ा समझ लेना, क्योंकि आज एक्टिव साइट का बहुत रोल है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक्टिव साइट वो साइट होते हैं जहां पे क्या होता है, सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है। अब देखो, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इसका मतलब कि सबस्ट्रेट का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इसी तरह से सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होगा, तभी तो इसमें आके ये फिट आएगा, इसमें जाके फिट आ जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये मान के चलो कि क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। अब मैं एक और स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं कि जैसा इसका स्ट्रक्चर है, सिमिलर बिल्कुल एक और स्ट्रक्चर अगर होगा, सेम इसी के तरह का स्ट्रक्चर अगर होगा, देखो सेम स्ट्रक्चर, मान लो कि लगभग दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो ये बेसिकली क्या है, इनहिबिटर है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है दोनों का रिजेंबल कर रहा है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एंड इनहिबिटर्स का स्ट्रक्चर। तो क्या होगा कि जब एंजाइम वर्क कर रहे होंगे, तो जब सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट से बाइंड होना चाहिए, लेकिन बाइंड कौन हो जाएगा, इनहिबिटर्स जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट वहां पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के इनहिबिशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, जो इनहिबिटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सबस्ट्रेट एनालॉग होते हैं। इनहिबिटर्स आर सबस्ट्रेट एनालॉग,
अब स्ट्रक्चर अगर मैच करेगा दोनों का तो फिर जाके बाइंड होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो इस तरह की बात नहीं होगी। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, एक एग्जांपल, ठीक है। एक केमिकल सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड मैलोनेट। मैलोनेट एक इनहिबिटर्स, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर मैच करता है। एक मैलोनेट क्या है, एक तरह का इनहिबिटर्स है। इनका स्ट्रक्चर मैच करता है, किसके तरह से मैच करता है, बेसिकली सक्सिनिक एसिड के साथ इसका स्ट्रक्चर मैच करता है। कैसे समझिएगा, देखो मैलोनेट क्या है, एक तरह का इनहिबिटर है जिनका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट मतलब मैच करता है, किसके साथ मैच करता है, सक्सिनिक एसिड के साथ मैच करता है, या फिर सक्सिनेट बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड या फिर सक्सिनेट के साथ मैच करता है, ठीक है, ध्यान। तो मैलोनेट क्या है, एक तरह का इनहिबिटर है, और सक्सिनेट क्या है, एक तरह का सबस्ट्रेट, ठीक है। ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन याद कीजिए, केमिकल रिएक्शन मतलब क्रेब्स साइकिल याद कीजिए आप। तो क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करते हैं। क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड एसिड को सक्सिनिक एसिड को या फिर सक्सिनेट, मतलब एसिड आप जानते हो कि एक H अगर निकल जाता है तो सक्सिनेट कहलाता है, तो दोनों सेम ही समझो, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है, या फिर मैं बोलूं कि सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। फ्यूमरेट कहां पे ये रिएक्शन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में हो रहा है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में ये रिएक्शन हो रहा है। सक्सिनेट हमने बोला कि सक्सिनेट एंड मैलोनेट का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। अब मैं बोल रहा हूं कि मैलोनेट क्या है, एक तरह का इनहिबिटर है, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, और सक्सिनेट मतलब सक्सिनिक एसिड इज सेम, दोनों सेम ही समझो। तो ये क्रेब्स साइकिल में ये केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरेट में चेंज किया जा रहा है। यहां पे एक एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का क्या नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सोचो जरा से, क्रेब्स साइकिल में ये रिएक्शन चल रहा है जिसमें सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंजाइम वहां पे यूज होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब मैं बोल रहा हूं कि मैलोनेट और सक्सिनेट, मतलब सक्सिनेट, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको मैं सक्सिनिक एसिड लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, सक्सिनिक एसिड लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सक्सिनिक एसिड, अब देखिए दोनों, तो ये सक्सिनिक एसिड, ये भी सक्सिनिक एसिड, सेम सक्सिनिक एसिड, ये रिएक्शन चल रहा है, एंजाइम ये। ध्यान से समझना, यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन एंजाइम है, कौन सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये सब कंफ्यूजन होता है। देखो ध्यान देखो, क्रेब्स साइकिल में ये रिएक्शन चल रहा है जिसमें कि सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरेट में चेंज किया जाता है, और एंजाइम यूज होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये सबस्ट्रेट है आपका, इसी सबस्ट्रेट के तरह का स्ट्रक्चर है मैलोनेट, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। अब अगर मान के चलो कि अगर कहीं पे इस तरह का रिएक्शन हमारे बॉडी में जब चल रहा है और वहीं पे अगर मैलोनेट भी हो, तो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों में आपस में कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन की वजह से क्या होगा, बार बार इनहिबिटर आके बाइंड हो जाएगा, सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। आप जानते हो कि एंजाइम एक नहीं बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, सबस्ट्रेट भी बहुत सारे रहते हैं, इनहिबिटर्स भी रहते हैं। तो इनहिबिटर का अगर थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन है तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट हमारा जाके वहां पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ पे सब कुछ एंजाइम पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा और कुछ पे इनहिबिटर्स बाइंड होगा, और इस तरह से क्या होगा, हमारा रिएक्शन तो चलेगा लेकिन उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब स्लो रेट में चलेगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि क्या चीज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होता है। पहले हमने समझा कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने बात किया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ऐसे इनहिबिटर्स जो कि सबस्ट्रेट एनालॉग होते हैं। ध्यान रखना, एंजाइम के एनालॉग नहीं होते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज एंजाइम, इसके जैसा नहीं।
एक्चुअल में सबस्ट्रेट इसमें जो सक्सेनिक एसिड है इसके एनालॉग होते हैं, इसी के जैसा होता है क्या आपका मैलोनेट। और ये मैलोनेट क्या करता है, ये बार बार यहाँ पे एंजाइम देख रहे हो आप, ये मान के चलो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज है तो बार बार यहाँ पे मैलोनेट बैठ जाएगा, तो सबस्ट्रेट जो सक्सेनिक एसिड को बैठना चाहिए वो यहाँ पे आके नहीं फिल हो पाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को रिड्यूस करता है। कैसे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करता है कौन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 था ये मैलोनेट एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा इनहिबिटर्स, ठीक है, सल्फर ड्रग, सल्फर ड्रग। समझो जरा सा, इसको समझते हैं, बहुत आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा, देखो जैसे यहाँ पे सक्सेनिक एसिड को फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा था तो एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे चल रहा था, ऐसे ही सेल वॉल फॉर्मेशन जो हो रहा होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पापा की। किस चीज की, पापा की, मतलब बाबा नहीं है ये, एक्चुअली पापा। तो पापा फॉर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखो इसका क्या रोल होता है, कैसे काम करता है, ये समझिएगा जरा सा। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड क्या है, पावर है, जो कि रिक्वायर्ड होती है किस चीज के लिए, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। अब सोचो जरा सा कि सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जरूरी है, ठीक है। अब होगा क्या, सल्फर ड्रग जो है ये रिसेंबल करता है इसका स्ट्रक्चर किसके साथ, पाबा के साथ, ठीक है। तो पाबा के साथ, तो पाबा क्या है, एक तरह का सबस्ट्रेट है जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा, ठीक है। अब सल्फर ड्रग का स्ट्रक्चर पाबा के साथ रिसेंबल करता है, तो क्या होगा कि जब कोई सल्फर ड्रग ले लेगा तो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे उसके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन इनहिबिट हो सकता है। कैसे, अब देखो जरा से सुनो कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर का कंसंट्रेशन कंपेयर करेंगे तो इनहिबिटर अगर कम होगा, बहुत कम अमाउंट में होगा, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। लेकिन हमारे बॉडी में अगर कोई माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, हम उसको मारना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इतना कंसंट्रेशन में हम देंगे सल्फर ड्रग को कि वो जो पाबा है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, उससे ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में हो गया, तो क्या होगा कि जो पाबा एंजाइम के साथ जाके बाइंड होता था, ठीक है, पाबा जो एंजाइम के साथ बाइंड होता था वहां पे सल्फर ड्रग हमारा जाके बाइंड हो जाएगा। दोनों कैसा है, सबस्ट्रेट एनालॉग है, एक ही जैसे दोनों का स्ट्रक्चर है, सल्फर ड्रग का भी और पाबा का भी, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। सेल वॉल फॉर्मेशन हमारा होना है, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए पाबा जरूरी है, ठीक है, बिना पाबा के सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब सोचो कि सल्फर ड्रग अगर आपने ले लिया तो क्या हो जाएगा, पाबा जो एंजाइम के साथ बाइंड होता था उस एंजाइम के जगह, उस एंजाइम में जहां पे पाबा बाइंड होता था, सेम जगह पे सल्फर ड्रग जाके बाइंड होगा, और जब सल्फर ड्रग वहीं पे बाइंड होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब नहीं बन पाएगा और सेल वॉल फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो ये दो एग्जांपल हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का आपको समझाया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज है, हम लोग बात करेंगे कि ये तो हमने जैसे पढ़ना शुरू किया था इनहिबिटर्स, तो इनहिबिटर्स हमने बोला कि एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, ठीक है। उसमें दो तरह के कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट एनालॉग होते हैं, तो इस वजह से क्या होते हैं, सबस्ट्रेट के जैसा स्ट्रक्चर होने की वजह से एंजाइम में जहां पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना चाहिए वहीं पे इनहिबिटर बाइंड हो जाता है और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनहिबिट होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आपका किसके बारे में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में समझते हैं, फिर ग्राफ के हेल्प से भी हम लोग कुछ और बातें समझेंगे, फिर दोनों को थोड़ा कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं इसको मिटा रहा हूं और अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो कॉम्पिटिटिव कंप्लीट, अब हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। देखो
दूसरा हमारा था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, अब समझो दोनों को अगर देखेंगे, यहां पे क्या था, उसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट मतलब एनालॉग हुआ करते थे, लेकिन यहां पे सबस्ट्रेट एनालॉग की जरूरत नहीं है। मतलब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक जैसा होना ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट एनालॉग होता है, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। और अगर ये नहीं है तो एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे कम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि आप जानते हो कि एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होती है। ठीक है, ये है आपका एक्टिव साइट, एंजाइम है ये, तो एंजाइम का ये क्या है, ये एक्टिव साइट है ना, ये एक्टिव साइट है। अब बात यह है कि एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्टिव साइट के अलावा और भी साइट्स होते हैं जहां पे इनहिबिटर जाके बाइंड होता है। उस साइट को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। समझिएगा, द साइट other than active site, other than active site, ठीक है ना, where inhibitors bind is called allosteric site। allosteric site क्या होते हैं, वो साइट जहां पे इनहिबिटर्स बाइंड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो कंपैरेटिव इनहिबिटर था वो तो एक्टिव साइट पे ही जाके इनहिबिटर बाइंड होते थे, लेकिन यहां सेकंड केस में ऐसा नहीं होता है। सेकंड केस में एलोस्टेरिक साइट पे जाके कौन, इनहिबिटर्स बाइंड होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब सोचो जरा सा कि अगर इस तरह से काम करेगा तो क्या होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनहिबिटर जब बाइंड करे तो उसका स्ट्रक्चर ही खराब कर दे। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर खराब कर दे, तो इनहिबिटर आए, इसके साथ बाइंड करे और एक्टिव साइट को खराब कर दे। तो जब एक्टिव साइट अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट जब उसके साथ आएगा बाइंड होने के लिए, तो सबस्ट्रेट का और एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर कुछ मैच नहीं करेगा आपस में, और इस वजह से सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड हो नहीं पाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से काम करता है। लेकिन आप समझो जरा सा कि ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल तो हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल मैं आपको बता देता हूं बस, और हम डिटेल नहीं पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि ये रिवर्सिबल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि परमानेंटली इसके साइट को खराब कर देगा, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद सबस्ट्रेट जाके कभी नहीं बाइंड हो पाएगा, एंजाइम खराब हो जाएगा। अदरवाइज रिवर्सिबल कब होगा, जब तक इनहिबिटर्स इसके साथ बाइंड है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज है, लेकिन जैसे इनहिबिटर हटेगा तो इसका स्ट्रक्चर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे में एंजाइम फिर से यूज किया जा सकता है। तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जरा सा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कुछ एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का। देखो हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि आप ग्लाइकोलिसिस याद करो, बार-बार मैं बोल रहा हूं कि आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में जाना है। रेस्पिरेशन में ठीक है आपको ग्लाइकोलिसिस भी मिलेगा और वहीं पे क्रेब्स साइकिल। बार-बार इस पूरे एंजाइम वाले चैप्टर में हम उसी दोनों साइकिल पे चलते रहेंगे, एग्जांपल वहीं से हम लेंगे। ठीक है, तो जिनको थोड़ा सा रेफरेंस लेना है तो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल एक बार देख लेना, ग्लाइकोलिसिस कैसे है चलता है, और दूसरा क्रेब साइकिल, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने। ठीक है, देखो हम एग्जांपल अगर लेते हैं कि क्या चीज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें एक हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होती है। ठीक है, एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज जो कि क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोज से
ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ग्लाइकोलिसिस में एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है जिसमें क्या करता है, ग्लूकोज को बदला जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। पहला ही है, फर्स्ट स्टेप ही है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में जाके देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। देखो होगा क्या कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका बन रहा था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, नॉर्मल रिएक्शन चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि ग्लूकोज अगर कम होने लगता है, ठीक है ना, मीडियम में अगर कम होने लगता है तो क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या फिर हम दूसरा उल्टा बोलते हैं कि जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत सारा अगर मीडियम में बनने लगता है तो यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, हेक्सोकाइनेज की क्या एक्टिविटी को कम कर लेता है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को कम करता है। ध्यान से समझना, फिर से समझना। देखो मैं बोल रहा हूं कि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है। मैं बोल रहा हूं वहां पे एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज। अब मैं ये कह रहा हूं कि हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी कौन इनहिबिट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां पे क्या कहलाएगा, इनहिबिटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां पे इनहिबिटर कहलाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिटर कहलाएगा। ये एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, कौन सी एक्टिविटी को, हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा। इस तरह के इनहिबिशन को क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। ध्यान से समझना, फीडबैक इनहिबिशन। एग्जाम पे बड़े आते हैं ये क्वेश्चन, समझो जरा सा समझो। देखो मैं ये कह रहा हूं ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट। देखो होना तो ये चाहिए था कि प्रोडक्ट बन रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, और जब प्रोडक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करे तो इस तरह के इनहिबिशन को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा दूसरा फर्स्ट एग्जांपल हुआ किसका, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट act as inhibitor which inhibit the activity of hexokinase during the glycolysis के, जब ग्लाइकोलिसिस चल रहा होता है उसके दौरान, ठीक है। तो ये फीडबैक इनहिबिशन का रखना कि जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट खुद ही अपोज करता है कि प्रोडक्ट ना बने, ठीक है, अपने ही बनने को अपोज करता है। तो इस तरह के इनहिबिशन को क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। मतलब प्रोडक्ट बना और वही प्रोडक्ट अपोज कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है, तो फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। एक नॉन फीडबैक इनहिबिशन भी लेते हैं, देखो जरा सा। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है उसकी एक्टिविटी को एटीपी रिड्यूस करता है, ठीक है ना, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। एक एग्जांपल अगर लेंगे जरा सा, आप फिर से वही फिर से आप ग्लाइकोलिसिस में जाओगे तो वहां पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज inhibited by ATP, inhibited by ATP। तो ये जो ATP है ये भी एक तरह का इनहिबिटर की तरह बिहेव करता है और ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो दो इनहिबिटर, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और दूसरा आपका इनहिबिटर ATP। तो ये बेसिकली ये फीडबैक इनहिबिटर्स हैं और ये नॉन फीडबैक इनहिबिटर है, ध्यान रखना, नॉन फीडबैक इनहिबिटर, ठीक है, ये अलग है, नॉन फीडबैक इनहिबिटर है और ये कौन सा है, फीडबैक इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इनहिबिशन को, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को समझने की कोशिश किया। बहुत सिंपल है, फिर से मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूं, देखिए जरा सा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जैसे कंपेयर करोगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होते हैं इनहिबिटर के जैसा होते हैं, एनालॉग होते हैं, तो उस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को वो रिड्यूस करता है, क्योंकि एक जैसे स्ट्रक्चर होने की वजह से एंजाइम
जहां पे एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वहां पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है, तो अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो इनहिबिटर वहां पे जाके बाइंड हो जाता है और इस तरह से एक्टिविटी को कम करता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमने बोला कि देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कौन से होते हैं, एक एलोस्टेरिक साइट। हमने बोला कि होता क्या है कि एक्टिव साइट पे इनहिबिटर को बाइंड होने के बजाय कोई दूसरे साइड पे बाइंड हो जाए एंजाइम में और एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करे, तो इस तरह के इनहिबिशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, हमने बोला कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें एलोस्टेरिक साइट पाए जाते हैं। एलोस्टेरिक साइट का मतलब ये होता है कि मतलब अदर देन एक्टिव साइट कुछ और भी साइट है जहां पे इनहिबिटर जाके बाइंड होता है, इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। इस तरह से दोनों कंप्लीट हुआ। अब जरा सा ना मैं ग्राफ के हेल्प से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कुछ बातों को, कि जैसे हमने ग्राफ में हमने देखा था ना कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन किस तरह से चेंज होता है, मतलब किस तरह से चेंज होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, हमने देखा था। उसी ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि इनहिबिटर्स के कम या ज्यादा होने से या फिर इनहिबिटर के आने से, मतलब जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं वहां पे इनहिबिटर के आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, ग्राफ के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव दो देखो। चलिए देखिए, जैसे हमने बोला कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में, तो आपने बोला कि कॉम्पिटिटिव और दूसरा हम लेते हैं यहीं पे नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, देखो दोनों को समझते हैं। देखो तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देखिए जरा इधर नॉन कॉम्पिटिटिव उधर कॉम्पिटिटिव हम समझते हैं, तो पहले तो कॉम्पिटिटिव को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में समझते हैं। देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का अगर हम ग्राफ देखते हैं कि जैसे हमने एक ग्राफ बनाया था और आपको बताने की कोशिश किया था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को चेंज करने पे किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, उसी ग्राफ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा। देखो चलो, जैसे आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बोला और इस पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यही हमने लिया था वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है। ठीक है, अब होगा क्या कि आपने बोला कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा, ठीक है, कि ये हाईएस्ट पहुंच जाएगा और अब जो है आप कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ने वाला। ये बात हमने पढ़ा। ठीक है, अब समझते हैं इसको जरा सा। देखो तो इसका मतलब कि ये क्या कहलाएगा, Vmax कहलाएगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी पे अगर देखें तो हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी मान के चलो कि इस जगह पे होगा हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये होगा हाफ ऑफ Vmax, Vmax का आधा। ठीक है, हाफ ऑफ Vmax। अब उसके बाद बात करें तो मतलब वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहां पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, उस वहां पे हम क्या, तो उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, Km बोलते हैं, मैक्लिस-मेंटन कांस्टेंट। इतना हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखो जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में सोचो। ठीक है, तो अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये मान के चलो कि बिना इनहिबिटर के ये रिएक्शन चल रहा है, बिना इनहिबिटर के ये नॉर्मल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर इनहिबिटर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे और सबस्ट्रेट भी आप बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से चलेगा। देखो ध्यान में आपको ये रखना है कि Vmax जो होगा मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव तो जरूर करेगा जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन खूब ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर खूब ज्यादा बढ़ा देंगे, देखो ऐसे चलेगा केमिकल रिएक्शन, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, थोड़ा थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन बाद में जाके ये पूरा ही मैक्सिमम वेलोसिटी को ये अचीव कर लेगा। ठीक है, ऐसे तो जितना Vmax था वहीं तक ये पहुंच चुका है। ठीक है, पूरा वहां तक पहुंच चुका है हमारा ये रिएक्शन। ठीक है, Vmax को अचीव किया है, लेकिन अब जरा सा सोचो कि इस Vmax को अचीव करने में कितना सबस्ट्रेट का खर्च हुआ,
तो बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट लग गया। पहले यहीं पे हो जा रहा था, मतलब अगर देखें तो Vmax लगभग यहाँ पे मिल रहा था हमें, ठीक है, इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मिल रहा था हमको Vmax। अब हमको यहाँ पे इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, मतलब सबस्ट्रेट अगर बढ़ाएंगे तो इनहिबिटर्स का इफेक्ट को कम किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा समझना कॉन्सेप्ट को फिर से समझिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्राफ पहले, ये नीला वाला जो हमने बनाया है, ये पहले नॉर्मल बिना इनहिबिटर का है। अगर आप इनहिबिटर भी रहेगा रिएक्शन में तो क्या होगा, इनहिबिटर्स के होने के वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम जरूर आएगा कि Vmax हमारा अटेन हो जाएगा, ठीक है, Vmax अटेन हो जाएगा। लेकिन जरा सा Km के बारे में सोचो, तो Km तो Vmax बाई 2 तो यहाँ है, तो Km देखो कहाँ जाएगा, तो नया Km ये हो जाएगा Km, इस बार इनहिबिटर की वजह से, तो इनहिबिटर की वजह से Km बदल गया, ठीक है, इनहिबिटर की वजह से Km यहाँ शिफ्ट हुआ, पहले Km यहाँ था अब यहाँ, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि Vmax जो है इनहिबिटर, अगर मान के चलो कि कॉम्पिटिटिव के, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपने देखा कि Vmax जो है वो नहीं बदलता, Vmax रिमेन सेम, Vmax रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन जरा सा ये सोचो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, Vmax रिमेन सेम, लेकिन Km के बारे में सोचो जरा सा, Km, तो हमने बोला कि Km विल चेंज, ध्यान से समझना, इसलिए ना क्योंकि यहां तो लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं तो कुछ और भी दिखता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को समझते हैं, एक साथ समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए फिर से देखो, हमने बोला कि ये जो नीला वाला ग्राफ चला है ये बिना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के, नॉर्मल बिना कंपटीशन, सॉरी बिना इनहिबिटर के ये रिएक्शन चल रहा था, ठीक है, ये नीला वाला रिएक्शन बिना इनहिबिटर के चल रहा था, ठीक है, ऐसे करके चल रहा है बिना इनहिबिटर के। लेकिन हमने बोला कि अगर इनहिबिटर भी आ जाएगा तो रिएक्शन ऐसे चलेगा, ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम जरूर आएगा कि Vmax को ये अटेन करेगा, ठीक है। अब जरा सा इसके बारे में समझ लो, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। देखो ये x एक्सिस आपका है, ये y एक्सिस आपका है, इस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है, सब आप जानते हो, और इस पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो समझो होगा क्या कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इस तरह से बढ़ रहा है, और ये टाइम आएगा कि कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, ये सब बात हम ऑलरेडी किए हुए हैं कि जितना एंजाइम के एक्टिव साइट होते हैं सब फिल हो जाते हैं, तो अब ये बदलेगा नहीं, कितना भी आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बदल दो, ठीक है। तो ये Vmax हुआ, फिर से हम इसमें मार्क करते हैं, तो Vmax हुआ, ठीक है, Vmax। अब जरा सा देखो, तो Vmax by 2 भी होगा कहीं पे, मान के चलो कि इस जगह पे है Vmax by 2, Vmax by 2 हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, और तो Vmax by 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है उसी को हम बोलते हैं Km, ठीक है, आसान है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने नॉर्मल बना लिया, बिना इनहिबिटर के ये रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। सेम वहां पे भी हुआ था, लेकिन जब इनहिबिशन आया था तो देखो नीचे वाला ब्लैक वाली लाइन, यहां पे समझो, ये नीली वाली लाइन जो है ये बिना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सॉरी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, बिना इनहिबिटर्स के ये चल रहा है। अब होगा क्या कि अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर उसी मिक्सचर में अगर डाल देंगे हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो क्या होगा, ठीक है। तो एक बात समझना कि होगा क्या कि Vmax कभी अटेन नहीं करेगा, ठीक है ना, Vmax अटेन नहीं करेगा, तो क्या होगा, देखो ये बना रहा हूं ग्राफ, ऐसे ये ऐसे ये कभी Vmax नहीं जाएगा, ठीक है। Vmax मतलब कि जितना Vmax पहले था उतना Vmax नहीं अटेन कर पाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा ऐसा इसलिए क्योंकि हमने बोला था कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होते हैं, एंजाइम को परमानेंटली एंजाइम खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो और कोई कंपटीशन है नहीं, खराब हो जाते नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों केस था। तो उसमें जरा सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमने बोला कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कंपटीशन है,
तो अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इनहिबिटर से ओवरकम कर लेगा और प्रोडक्ट बनेगा, तो वीमैक्स अटेन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई कंपटीशन तो आपस में है नहीं, क्योंकि जो इनहिबिटर्स है वो तो एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड हो रहे हैं, एक्टिव साइड पे तो जाके बाइंड ही नहीं हो रहे हैं। मान के चलो कि ये एक्टिव साइड है किसी एंजाइम में, ये एक्टिव साइड पे, तो यहाँ तो बाइंड हो नहीं रहे हैं एंजाइम, सॉरी इनहिबिटर कहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, मान के चलो इस जगह पे बाइंड हो रहे हैं इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे बाइंड होने के बाद इस एंजाइम को खराब कर दे रहा है, वो यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं बाइंड हो पा रहा है, इसलिए Vmax अटेंड नहीं हो पाएगा। जितना Vmax पहले था उतना अटेंड नहीं हो पाएगा, अब नया Vmax बनेगा। तो ये जरा सा मान लो कि ये नया Vmax बना, तो Vmax जो है बदल गया, पहले जितना Vmax था अब उतना नहीं रहेगा। लेकिन Km जरा सा अगर आप देखोगे तो Km ना इसमें नहीं बदलता है, ग्राफ मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप समझोगे कि ये ना जरा सा Vmax ये इसका जो होता है, ये Km की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आधा आधा है, तो ये Vmax by 2, नया Vmax by 2 यहाँ आएगा और Km वही रहेगा, Km नहीं बदलेगा, ठीक है। तो दोनों में कंपेयर करो, देखो तो आप देखोगे कि Km जो है, Km रिमेन सेम, इस बार नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन क्या बदल जाएगा, बदल जाएगा आपका Vmax चेंज, Vmax चेंज। तो दोनों में अगर देखोगे तो उल्टा है, एक में Vmax सेम रहता है और दूसरा में Vmax बदल जाता है, एक में Km सेम रहता है और दूसरे में Km बदल जाता है। तो दोबारा से एक बार मैं रिकैप करता हूं, थोड़ा लगता है कंफ्यूजन आप लोग को हो गया होगा, एक बार देखो फिर से। देखो हमने बोला कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। देखो हमने बोला कि दोनों पे ग्राफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये Km Vmax पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने एक ग्राफ यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ बनाया है, मान के चलो कि ये ब्लैक वाली लाइन है ही नहीं, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ है। तो आप समझो, तो हमने बोला कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे Vmax आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एक टाइम आएगा कि Vmax अटेंड हो जाएगा, अब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो पिछला लेक्चर आप देखिए, उसमें हमने इसको समझाया है, ठीक है। तो ये Vmax अटेंड हो गया, फिर हमने बोला कि Vmax by 2 पे Km होता है। फिर हमने बोला कि होगा क्या कि अगर इनहिबिटर अगर आ जाएगा मिक्सचर में, पहले नहीं था अब आया, तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे चलेगा, और ग्राफ ऐसे तो चलेगा लेकिन Vmax अटेन हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में होगा क्या, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के आपस में कंपटीशन है, सबस्ट्रेट इतना ज्यादा हम बढ़ा चुके हैं कि इनहिबिटर एक दो है ना, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है जाके एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से Vmax अटेंड हो जाएगा, लेकिन इसमें Vmax नहीं अटेंड होगा, क्यों, क्योंकि हमने बोला कि एक बार अगर जाके इनहिबिटर्स बाइंड हो जाए किसी एंजाइम के साथ, या तो उसके एंजाइम का एक्टिव साइट परमानेंटली खराब कर देगा या फिर परमानेंटली भी नहीं खराब कर देगा, तो कोई कंपटीशन तो है नहीं सबस्ट्रेट के साथ, एक्टिव साइट का सबस्ट्रेट के साथ, मतलब इनहिबिटर का कोई कंपटीशन नहीं है, तो ये हमेशा जाके बाइंड होता रहेगा। आप कितना भी बढ़ा दोगे इनहिबिटर सबस्ट्रेट, तो ये अपना दूसरे साइड पे बैठना, यहाँ पे तो सबस्ट्रेट वैसे भी नहीं बैठना, यहाँ तो इनहिबिटर ही बैठेगा जाके, तो इनहिबिटर्स यहाँ पे जाएगा और इसको खराब कर देगा, इसके एक्टिव साइट को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एंजाइम ही खराब हो जाते हैं, और एंजाइम खराब हो जाने से एंजाइम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, Vmax का भी अटेंड नहीं होगा, तो Vmax बदल गया, पहले Vmax ये था अब Vmax यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन Km को अगर आप देखोगे तो जब Vmax चेंज होगा लेकिन Km यहाँ पे सेम रहेगा, Km नहीं बदलेगा, ठीक है। Vmax चेंज हो जाएगा लेकिन Km नहीं बदलेगा। इस केस में आप बोलोगे Vmax सेम है लेकिन Km जो है वो चेंज हो गया, तो Km उसमें बदल गया, इसमें नहीं बदला, इसमें Vmax बदल गया, उसमें Vmax सेम, ठीक है। तो आप लोग देखना जरा सा, इसको दोबारा से आप समझने की कोशिश करना, आ जाएगा समझ में, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा इनहिबिटर्स को कंप्लीट कर लिया है, मुझे लगता है कि बस हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने इनहिबिटर्स को आज कंप्लीट कर लिया है। अब फाइनली जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, बाय।